हेलो क्लास 10th के सारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैंने आपके लिए मैथ्स की और साथ में मैंने इंग्लिश की और साइंस की, मैं 3 सब्जेक्ट की ऑलरेडी डिलीटेड सिलेबस की वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। तो अब क्लास 10th की सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम सोशल साइंस की जो वीडियो है वो रह गई है, तो मैंने सोचा मैं डिलीटेड सिलेबस जो है इसका वो इंक्लूड करके आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। तो आप जल्दी से फटाफट से आप अपनी सोशल साइंसेस की बुक खोल लीजिए, अपनी डेमो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री चारों बुक लेकर के आइए और हम साथ में बैठ करके मार्क करेंगे कि आपका कौन सा सिलेबस जो है पेपर में आने वाला है और कौन सा सिलेबस पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको क्या तैयार करना है, क्या तैयार नहीं करना है, और इसके लिए जल्दी से लेकर के आइए अपनी बुक्स। ठीक है, इंडेक्सेस में मार्क करते चलिए, मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ और साथ साथ में आप जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताती हूँ वो आप इंडेक्स में ही नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप फाइनली अपने एग्जाम के लिए तैयारी करने बैठेंगे तो क्या होगा, आप उसको इजीली पढ़ पाएंगे और इजीली आप डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस देखने का टाइम नहीं होता है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी उन बुक्स की बात कर लेते हैं जिसमें कोई डिलीशन ही नहीं है। ठीक है, तो आप जो है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन दोनों ही बुक्स में आपका कोई डिलीशन नहीं है, आपको सब कुछ तैयार करना है। ठीक है, आपकी सारी यूनिट, सारे चैप्टर्स, उसमें दी हुई सारी इमेजेस, आपकी एक्टिविटीज़ या जो एक्टिविटी के पोर्शन में नोट्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ था वो पोर्शन, आपकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, और साथ में जो चैप्टर के एंड में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वो भी। और मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वो जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें से आपका 40% का पेपर बनता है। डायरेक्टली नहीं सही, इनडायरेक्टली सही, लेकिन उसमें से बहुत सारा पेपर आपको उठता है। आपको पता है, अगर आप टोटल मिलाकर एनसीईआरटी की सिर्फ सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और अपनी बैक एक्सरसाइज ही कर लेंगे ना, तो आप पेपर में 50% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। और मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकती हूँ 100%। ठीक है, क्योंकि मैं भी इतने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ, बहुत सारे पेपर सॉल्व करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि आप अगर 50% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, और इस बात की मैं 100% गारंटी लेती हूँ। अब आप मेरे से ये मत कहने लगना लेकिन कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, आपका जो, अगर आपने वो सॉल्व कर लिया ना और आपका जो सॉल्यूशंस हैं वो आते हैं, आपको उनके आंसर्स आते हैं, तो आपके 50% मार्क्स पक्का आ जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट्स होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कुछ ही चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं अब अपने टॉपिक पर आती हूँ, हम टॉपिक से भटकते नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऐसे बुक्स की जिसमें से कोई भी तरह का डिलीशन नहीं है। तो आपकी हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स, इन दोनों में ही किसी भी तरह का डिलीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब डिलीशन किस किस में है? डिलीशन है आपका ज्योग्राफी में और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो पहले हम आपकी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी की जो 10th में बुक है, उस बुक का नाम है कंटेम्परेरी इंडिया 2, है ना? ठीक है, तो आपकी जो बुक है कंटेम्परेरी इंडिया 2, इसमें से 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपका सिलेबस थोड़ा सा डिलीट किया गया है, थोड़े थोड़े से टॉपिक्स हटाए गए हैं। जैसे कि हम पहले चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना? आपका चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसमें से आपके ये टॉपिक्स, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बच्चों चैप्टर 7 के साथ खोल लो, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो सके, है ना? तो आप मेरी बात मानोगे तभी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो अपनी बुक खोल लो और साथ में मार्क कर लो कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो आपका पोर्शन है वो आपको कट कर देना है। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, उसके ऊपर आपको क्रॉस लगा लो। वैसे तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है, बहुत सालों से इसके बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में क्वेश्चन आते हैं फ्लोरा एंड फौना के। शायद यही रीज़न है जिस वजह से बोर्ड ने इसको हटा दिया है सिलेबस से। वैनिशिंग फॉरेस्ट एंड एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो? इट इज़, यहाँ पे हम चीता की ही बात कर रहे हैं कि वो कहाँ चले गए, तो चीता। और हिमालयन यू इन द ट्रबल प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत सक्सेसफुल रहा है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर था कि आपको जो टाइगर हमारे टोटल थे उनका 2 गुना करना था, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 3000 टाइगर्स इंडिया में हैं और होपफुली कि आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम इन वाले टॉपिक्स को आप लोगों ने क्रॉस लगा लिया है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आप देखोगे बहुत सारे आपके डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको सारी ही जितनी भी क्रॉप्स हैं आपकी, वीट, राइस और जूट और मतलब जितनी भी आपकी क्रॉप्स होती हैं, आप उन सारी क्रॉप्स को तैयार करना, वो कहाँ पे किस तरह की सॉइल में ग्रो होती हैं, कितना पानी उनको ग्रो करने के लिए चाहिए, जितना भी रेनफॉल चाहिए और कितना अमाउंट में क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। मैप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर एग्रीकल्चर आपका। लेकिन इसमें ना आपके चैप्टर के एंड में जब आप खोलोगे तो एक पोर्शन आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, है ना। तो ये पूरा चैप्टर करने के बाद एंड में एक बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है ये, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर, तो ये जो है आप हटा दो। वैसे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार इसके थ्रू चले जाएं, क्योंकि बच्चों उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को रिलेट करने में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल इसको काटना रिकमेंड नहीं करूंगी जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाकी आप काट दीजिए, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से नहीं आएगा आपके एग्जाम पेपर में। अब हम बात कर लेते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। इसमें से आप ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये आप कट कर लो, मार्क कर लो आप। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, आयरन, स्टील इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। वैसे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करते थे, लेकिन ज़रूर ही बोर्ड की कोई वजह रही होगी जिस वजह से इनको हटाया गया है, क्योंकि मे बी यही रीज़न हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी में एग्जाम पेपर में इनके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, मतलब आपकी पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। आप में से जो बच्चे आप में से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन सा नेता बनना चाहते हैं। कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी, और देश का पीएम कौन बनना चाहता है वो भी कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अपने नाम के साथ लिखना अपनी पोस्ट, ओके। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से क्या क्या डिलीटेड है। 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके डिलीशंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं डेमो में से। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपको केस स्टडी जो है आपकी मैक्सिको डिफरेंसेस की वो नहीं करनी। वहाँ पे केस स्टडी आपको गिवन है मैक्सिको डिफरेंसेस की, वो आपको नहीं करनी है, उस पर क्रॉस लगा लो बच्चों। सिमिलैरिटीज़ मतलब जो ये केस स्टडी है मैक्सिको की, इसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों ही हैं, तो आप वो दोनों ही मत करिएगा, दोनों ही नहीं कुछ आ रहा है उसमें से। डिवीजन पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, इस वाले जो टॉपिक है आपका चैप्टर में से, इस पे भी आप क्रॉस लगा लो, नहीं आएगा ये पेपर में। अब अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर लें, 3rd के बाद नेक्स्ट चैप्टर ये है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10th का बेसिक्स बनाता है ये। इसमें से कुछ इमेजेस नहीं आ रही हैं आपके पास। बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है पुराना एडिशन हो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, तो जो नया वाला एडिशन है उसके हिसाब से मैं ये इमेजेस आपको बता रही हूँ। ये इमेजेस पुराने एडिशन के हिसाब से नहीं है, कभी आप गलती से गलत इमेज काट लें। अगर आपके पास 2021 का एडिशन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, तो उसमें से ही ये इमेजेस हैं 46, 48 और 49। जो ये वाली इमेजेस हैं ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आप इनको काट दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं आएंगी। आपको इन इमेजेस के ऊपर गौर नहीं करना है, ना ही इनके बारे में पढ़ना है, ना ही उनको इमेजेस को समझने में अपना दिमाग खराब करना है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसी चैप्टर में से आपकी अच्छा ये तो शायद रिपीट हो गया है ओके। हम बात कर लेते हैं हम आगे चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें से जो आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है 10th क्लास की, उसमें ज़्यादातर जो हमारी स्ट्रगल्स हैं या जो हमारा जो बेसिक है जो हमने पढ़ा है डेमो को या पॉलिटिक्स को, वो इंडिया रिलेटेड नहीं है ना। हम वर्ल्ड डेमोग्राफिक कंडीशंस को हम इसमें पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड डेमोक्रेसी को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी हमने स्ट्रगल्स, ये जो चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, तो इसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की स्ट्रगल्स मूवमेंट्स को पढ़ा है कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या क्या किया है। जैसे कि हमारे देश में भी किया गया था बहुत कुछ, है ना। नॉन
कॉरपोरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट और पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे ही इनके भी कुछ पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स रहे हैं, जिसमें से हम नेपाल की पॉपुलर स्ट्रगल नहीं आएगी, बोलीविया मोबिलाइजेशन नहीं करना है आपको, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, ये वाला टॉपिक भी आपको नहीं करना है। और ये जो प्रेशर ग्रुप्स होता है, ये इंडिया में भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव बनाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। और वो प्रेशर ग्रुप्स होने के कुछ अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो आज चैप्टर को पढ़ोगे तो समझना ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बेसिक बनाने में हेल्प करेगा वही। और स्पेशली दोबारा मेंशन करना चाहूँगी मैं ये बात कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो इन टॉपिक्स को प्लीज़ ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इनके थ्रू गो थ्रू कर लें। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 और आखिरी चैप्टर जो है आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं या चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस करती है। तो थिंकिंग अबाउट द चैलेंजेस एंड थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ये टॉपिक है। और साथ में आपका है रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। ये 3 टॉपिक हैं आपके, ये तीनों ही आप कट कर लीजिए अपनी बुक में से, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक्स आपके नहीं आने वाले हैं पेपर में। ठीक, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि आपके पेपर में आपको क्या क्या कट करना है। होप सो बच्चों, मैं अभी दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपने नहीं किया है तो दोबारा से वीडियो को प्ले कर लो, रिवाइंड करके दोबारा अपनी बुक्स पे निशान लगा लो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। वैसे मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक में निशान लगा लें, मार्क कर लें। अब अगर मैं मैप की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे सब कुछ तैयार करे होंगे, तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैप्स में भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो डिलीटेड है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें से आपको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ मार्क करने के लिए आती हैं, है ना, डिफरेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो आप मैप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एक तो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से बहुत ज़्यादा मैप्स आते हैं, सॉइल मार्क करने के लिए फिजिकल में से, और आपको ये वाले चैप्टर से इंडस्ट्रीज़ का जो वो होता है कि कहाँ पे क्या है वो मार्क करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इनको सिलेबस से आपके निकाल दिया गया है, ठीक है। मतलब आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बतूर, इन वाले जगहों के लिए तैयारी नहीं करनी है मैप के लिए। मतलब मैप में ये 5 जगहें नहीं आएंगी आपकी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करूं तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम, कहीं ना कहीं ये वही जगह हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलती हैं और सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं। शायद इसीलिए इनको सिलेबस से आपके निकाल दिया है बोर्ड ने, क्योंकि ये मेन होते हैं और बच्चे इन्हीं को तैयार करके जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में हर बार यही आता है, तो इनको हटा दिया गया है। बाकी के जो बचे हुए पोर्शंस हैं वो आपको तैयार करने हैं। मतलब अब एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो रहा है गाइज, और सब कुछ रिपीटेड नहीं आएगा। आपको अपनी जो तैयारियां हैं वो थोड़े अपर लेवल पे करनी पड़ेंगी, थोड़ा आपको अपना स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आप ये करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है आप हमारे साथ जुड़े रहो। मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर के आती रहूँगी। आप सारी वीडियोस को पूरा एंड तक देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो गाइज। और अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। और आप ज़्यादा परेशान मत हो अपने एग्जाम्स के लिए, बस अच्छे से तैयारी करो। बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा।